सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी को नमस्कार। आहार एवं पोषण वाला टॉपिक चल रहा था और कल हमने वसाओं लिपिड्स की बात की थी। वसाओं के अलग अलग प्रकार देखे थे, कौन से बंध बनते हैं, सरल वसाएं कौन सी है, कैसे वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलकर वसाओं का निर्माण करते हैं, हमने बात की थी। सभी को गुड मॉर्निंग। चलें आगे बात करते हैं, अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। आहार एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन टॉपिक हमारा चल रहा है। फूड एंड न्यूट्रिशन। आहार एवं पोषण, और इसमें हम आगे बात करते हैं। वसाओं की बात हमने की, अब आगे बात करते हैं प्रोटीन की। आगे बात कर रहे हैं हम अब प्रोटीन की। प्रोटीन ज़्यादातर जिनको बॉडी बिल्डिंग करनी होती है, यानी और मसल्स डोले शोले दिखाने होते हैं, उनको जिम में ये प्रोटीन डाइट खाने की सलाह दी जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाओ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो या अगर नॉन वेज खा सकते हो तो फिश खाओ, एग्स खाओ। और अगर आप बिना फिश या एग्स खाए भी अगर बॉडी बनाना चाहते हैं तो भी कई ऐसे पदार्थ हैं जिनसे हमें प्रोटीन खूब मिलता है। जैसे बात करें दालें, जैसे बात करें सोयाबीन। ये सोयाबीन तो प्रोटीन का बहुत प्रचुर स्रोत है। कई ऐसे शैवाल भी देखते हैं हम जिनमें भी ये प्रोटीन बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और प्रोटीन की खासियत क्या है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के जैसे ही, कार्बोहाइड्रेट और वसा के जैसे, कार्बोहाइड्रेट और वसा के जैसे इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो होते ही हैं। इनके अलावा इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि भी होते हैं, आदि भी पाए जाते हैं। प्रोटीन का मुख्य कार्य अभी मैंने बताया, मेन फंक्शन क्या? बॉडी बिल्ड करना। हमारे शरीर की वृद्धि, विकास, मरम्मत के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है। प्रोटीन की कमी अगर हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है तो शरीर में जो वृद्धि और विकास है, ग्रोथ जो है, वो रुक जाती है। ये प्रोटीन की खासियत हमने अभी बात भी की कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर जैसे अन्य तत्व हैं। और ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि हमारी कोशिकाओं में, हमारी सेल्स में ये प्रोटीन का निर्माण होता है। हमारी सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है राइबोसोम आरएनए की सहायता से। सेल कोशिका पढ़ेंगे तब उसकी भी बात करेंगे। तो ये प्रोटीन संश्लेषण हमारी बॉडी में होता है। अच्छा, जब हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट में हमने अलग अलग प्रकार देखे थे, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो अगर इसकी बात करें प्रोटीन की, ये प्रोटीन बना किससे है, प्रोटीन की इकाइयां क्या होती है, तो हमारे सामने आता है अमीनो अम्ल, एमिनो एसिड। अमीनो अम्ल या एमिनो एसिड से मिलकर ये प्रोटीन का निर्माण हुआ। 2 अमीनो अम्ल मिले, डाइपेप्टाइड। 3 मिले, ट्राइपेप्टाइड। बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड। सेम वैसे ही मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। वैसे ही यहां पर अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर पेप्टाइड श्रृंखलाएं बनाएंगे और वो पेप्टाइड श्रृंखलाएं
डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड भी हो सकती है। तो इनका निर्माण किससे हो रहा है? अमीनो अम्ल से। अच्छा, अमीनो अम्ल कैसे होते हैं? फिर एक दिमाग में आता है कि सर ये अमीनो अम्ल क्या है, इसको बताओ। तो देखो, अमीनो अम्ल की बात करें तो ये कार्बन, एक सामान्य अमीनो अम्ल की बात करें, ये लोग एक तो जोड़ दिया हाइड्रोजन। भाई कार्बन से हमेशा बात ध्यान रखना, 4 बॉन्ड जुड़े होने चाहिए। कार्बन की टेट्रावैलेंसी या चतुः संयोजकता यही कहती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब उसकी भी बात करेंगे। एक यहां पर जोड़ देता हूं मैं, जैसे ये मैथिल समूह जोड़ दिया। एक तरफ इससे जुड़ जाएगा ये कार्बोक्सिलिक समूह, जो कि हमने वसीय अम्ल में भी देखा था। यानी अमीनो अम्ल में देखो अम्ल भी है। और एक तरफ मैं जोड़ देता हूं यहां अमीनो समूह, ये जोड़ दिया एमिनो समूह। ये एक सामान्य या प्रारूपिक टिपिकल अमीनो अम्ल की संरचना की बात की। ये होता है अमीनो अम्ल ऐसा। इस अमीनो अम्ल में देखो अम्ल वाला भाग भी है, यानी एसिड वाला पार्ट भी है, जो कि क्या कर सकता है, यहां से देखो अम्ल, एसिड की खासियत क्या होती है, वो H+ आयन देता है। और क्षार की बात करूं, बेस की बात करूं, तो क्षार या बेस क्या होता है, ये H+ आयन ग्रहण कर सकता है। अम्ल क्षार पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे। सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या कि जो H+ आयन दे देता है अम्ल, जो H+ आयन ले लेता है क्षार या बेस। तो इस भाग से ये H+ आयन दे सकता है और इस वाले भाग से ये H+ आयन ले सकता है। ये जान दे सकता है, ये जान ले सकता है। जान की बात नहीं है, हाइड्रोजन आयन की बात है। ठीक है, तो उभयधर्मी होता है ये। उभयधर्मी यानी जैसे उभयलिंगी, सेम वैसे ही उभयधर्मी यानी दोनों टाइप के गुण दर्शा रहा है, अम्ल के भी और क्षार के भी। ये हमने संरचना बना दी अमीनो अम्ल की। तो अमीनो अम्ल ये प्रोटीन की क्या होते हैं, इकाई होते हैं। प्रोटीन की इकाई की, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, अमीनो अम्लों से। और इसकी खासियत हमने देखी, खासियत क्या है कि ये क्या है, उभयधर्मी है। उभयधर्मी बोले तो ज्विटर आयन, ज्विटर आयन होता है अमीनो अम्ल, ध्यान रखना। ज्विटर आयन के रूप में भी पाए जाते। एक तरफ से दे दिया तो दूसरी तरफ से ले भी लिया, दोनों काम करते हैं, देने का भी और लेने का भी। क्या, H+ आयन। अच्छा, एक बात करते हैं कि भाई ये अमीनो अम्ल कैसे आपस में जुड़ जुड़ कर इस प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो अमीनो अम्ल के लिए 2 लाइन लिखवा देता हूं। पहले तो ये देखिए कि प्रोटीन्स का निर्माण फॉर्मेशन ऑफ या सिंथेसिस प्रोटीन का निर्माण या सिंथेसिस अमीनो अम्लों से होता है। एमिनो एसिड्स, अमीनो अम्लों या एमिनो एसिड से होता है। से होता है। अब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इसकी बात करते हैं। देखें, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बंध बन रहा था, ग्लाइकोसाइडिक। वसाओं में कौन सा बंध बन रहा था, एस्टर बंध बन रहा था। और यहां पर प्रोटीन में कौन सा बंध बनेगा, यहां पर अमीनो अम्लों के बीच में पेप्टाइड बंध बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। और चूंकि पेप्टाइड बॉन्ड
फिर सुनना, दो अमीनो अम्ल किससे जुड़े? पेप्टाइड बॉन्ड से। क्या बन गया? डाई पेप्टाइड बन गया। बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़े आपस में, अमीनो एसिड जुड़े किससे? पेप्टाइड बंधों से। काफी सारे पेप्टाइड बंध बने, पॉलीपेप्टाइड का निर्माण हो जाता है। तो देखिए कैसे जुड़ते हैं, बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट लिख लेते हैं कि ये अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। से जुड़े रहते हैं। अब मन में आता है, पूछ लेते हैं कि सर ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, ये भी तो बता दो। तो देख लो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। पहले मैं दो अमीनो अम्ल बना दूं, दो एमिनो एसिड बना देते हैं। जो अभी अपन ने पीछे बनाया था वही सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है। और इधर भी एक और एमिनो एसिड बना देता हूं। अब देखना बॉन्ड बनने की, या पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच बनेगा? ये NH2 और ये COH के बीच में। यहां पर वापस हुई, मैं कह रहा हूं ना, यहां पर निर्जलीकरण करना है, यहां से भी जल का अणु निकालना है, H2O निकालना है, और बॉन्ड बन जाएगा यहां पर कौन सा? पेप्टाइड बॉन्ड। कैसे बनेगा ये देख लो भाई। अगर हम बात करें यहां पर, ये OH ले लो इसका, तो और यहां से क्या ले लो? एक। भाई H2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इस NH2 को मैं H एक इधर दर्शा दूं, एक इधर दर्शा दूं, गलत थोड़ी है। चाहे तो एक साथ H2 लिख दूं ऐसे, चाहे ऐसे लिख दूं, एक ही बात है। तो अब यहां पर जब निर्जलीकरण होगा तो देखना इस तरह से, यहां पर क्या हुआ? एक हाइड्रोजन और एक ये OH समूह निकल गया। तो आपस में हम देखते हैं जब जल का एक अणु निकल जाएगा तो यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, और इस तरह से ये यहां से OH और H हटा दूं, यानी H2O निकल गया। तो अब यहां पर इसको मैं एक साथ बनाकर बताऊं तो इधर देखना ये कैसा दिखेगा। ये दूसरा कार्बन, बाकी सारे वो उधर COH जोड़ देना, इधर ये जोड़ देना, ये आपका, और इसमें भी ये CONH, ये पेप्टाइड बंध बनता है। ऐसे जब पेप्टाइड बंध बनते हैं, लिखा ना अपन ने कि इनके बीच में कौन सा बंध बनता है? ये पेप्टाइड बॉन्ड इस तरह से बनता है। जल का एक अणु निकल जाएगा, ये H2O यहां से निकाल दिया, ठीक है। सभी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। तो यहां पर अच्छा, हाँ वैसे अगर यहां बात करें तो ऐसे मन में आता है कि सर वो H+ आयन वगैरह, तो यहां पर जब आपस में ये बंध बनाएंगे तब की बात बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से आपस में बंध बनाकर ये पेप्टाइड बंध के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। और ऐसे जब कई अलग अलग अमीनो अम्ल इस तरह से आपस में जुड़कर काफी सारे
पेप्टाइड बंद बनाएंगे तो निर्माण किसका होता है? पॉलीपेप्टाइड का। और ये अमीनो अम्ल हमारे शरीर में बात करें तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो इन अलग अलग प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। अब उन 20 अमीनो अम्ल में से भी सुनिए 10 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जिनका निर्माण, जिनका फॉर्मेशन हमारी बॉडी में हो जाता है, लेकिन 10 ऐसे होते हैं जिनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो फिर क्या करें? तो उनको हम हमारे भोजन से ग्रहण करते हैं। ठीक है, उनको हम हमारे भोजन में से ग्रहण करते हैं, बाकी 10 अमीनो अम्ल को। तो उनकी बात भी कर लेते हैं। अमीनो अम्ल की ही बात कर रहे हैं हम। ये अमीनो अम्ल लिख सकते हैं कि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। और इनमें से भी देखो, इनमें से 10 अमीनो अम्ल मनुष्य के शरीर में बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में संश्लेषित, सिंथेसाइज्ड या इनका सिंथेसिस लिख देते हैं। इनका सिंथेसिस हमारे शरीर में होता है, लेकिन बाकी अमीनो अम्ल, बाकी जो है वो हमें कहां से मिलेंगे? भोजन से मिलेंगे। बाकी अमीनो अम्ल हमें भोजन से प्राप्त करने होते हैं। अब इनमें भी देखो, ये जो 10 है ना, जो हमें भोजन से प्राप्त करने हैं, जो हमें भोजन से प्राप्त करने, यानी उनका हमारे भोजन में होना आवश्यक होता है, एसेंशियल होता है। तो वे अमीनो एसिड जिनका निर्माण हमारी बॉडी में नहीं हो रहा है, आवश्यक अमीनो एसिड या एसेंशियल अमीनो अम्ल कहलाते हैं। और जिनका निर्माण हमारे शरीर में हो गया, अब हमें भोजन में लेने की जरूरत नहीं है। तो भोजन में नहीं लेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी बना रही है। इन्हें कहते हैं अनावश्यक या नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। 2 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं, ये जो आवश्यक है ना, ये जिनको हम खाने से प्राप्त करें, इनमें से 2 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो बच्चों में तो नहीं बनते, लेकिन वयस्क यानी एडल्ट ह्यूमन बींग्स में बनते हैं। तो ऐसे 2 अमीनो अम्ल अर्ध आवश्यक, सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड कहलाते हैं। लिख लेते हैं ये भी बात कि आवश्यक अमीनो अम्ल एसेंशियल एमिनो एसिड कितने हैं लिख भी दिया हमने, 10। इनका संश्लेषण या सिंथेसिस संश्लेषण बोले तो सिंथेसिस
हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है। इनका संश्लेषण नहीं हुआ तो क्या कहलाए, आवश्यक भोजन में लेना पड़ेगा। और इसमें भी लिख लूं एक बात, इनमें से दो, कौन से हैं दो वो भी नाम लिख देता हूं, आर्जिनिन व हिस्टिडीन। आर्जिनिन व हिस्टिडीन ये कहलाते हैं अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल, सेमी एसेंशियल, अर्ध आवश्यक। क्योंकि एडल्ट पर्सन यानी वयस्क व्यक्ति में इसका निर्माण इन दोनों का होता है, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल। और क्यों कहा ऐसा, इनको अर्ध आवश्यक क्यों कहा, क्योंकि वयस्क या एडल्ट में इनका संश्लेषण या सिंथेसिस होता है। इनका संश्लेषण एडल्ट पर्सन में होता है, इनका सिंथेसिस वयस्क व्यक्तियों में होता है। इसलिए इनको क्या कहा, अर्धावश्यक। जो ये 10 थे उनमें से ही 2 बता रहा हूं, बाकी के जो 10 हैं वो हमारी बॉडी खुद बना लेती है। इन्हें क्या कहते हैं, जिनका निर्माण हमारी बॉडी कर लेती है, अनावश्यक कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमें इनकी जरूरत भोजन में है ही नहीं, हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। अगर भोजन में नहीं भी होंगे ना, फूड में नहीं भी होंगे तो भी काम चलेगा। तो आगे लिख सकते हैं कि 10 अमीनो अम्ल, या ऐसे लिख सकते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल, नॉन एसेंशियल, एमिनो एसिड, ये हो जाते हैं 10। इनका संश्लेषण, सिंथेसिस हमारे शरीर में होता है। अच्छा, अब बात करें अमीनो एसिड की, भी नेचर अलग अलग होती है। ये अमीनो अम्ल कुछ अम्लीय प्रकृति के, कुछ क्षारीय प्रकृति के, कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। तो कुछ में सल्फर भी होता है, तो कुछ एरोमेटिक यौगिकों के समान भी होते हैं। क्या है होता है एरोमेटिक यौगिक, अपन बात कार्बनिक रसायन जब उनकी बात करेंगे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तब देखेंगे। जैसे बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन वगैरह एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब कई बार मन में आ जाता है, सर ये कार्बनिक यौगिक क्या है, अकार्बनिक यौगिक क्या है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है क्या। तो इनकी बात जब हम केमिस्ट्री आएगी तब करेंगे ना, ठीक है। चलें आगे बात करते हैं। अच्छा, इनका सिंथेसिस कैसे होता है, चलो आपके कमेंट भी देख लेता हूं। तो इनका निर्माण कैसे होता है, सुनना। अब इनका निर्माण कैसे हुआ, कैसे इनका सिंथेसिस होता है, ये भी बता देता हूं। देख ला कि हमारी ये कोशिका होती है, सेल होती है, कोशिका या सेल, ठीक है। सेल के अंदर क्या होता है, केंद्रक या न्यूक्लियस होता है। केंद्रक या इसे क्या कह देते हैं, न्यूक्लियस। कैसे होता है प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर में, ये बता रहा हूं। न्यूक्लियस में से सबसे पहले सुनना कि यहां से एक मैसेज आता है। इस न्यूक्लियस में से एक मैसेज आया कहां पर, ये बाहर, ये बाहर वाला भाग होता है ना, ये क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म होता है। कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। पूछ लिया भाई साइटोप्लाज्म क्या है, कोशिका द्रव्य, तो सुनना, केंद्रक और ये जो सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली के बीच में लगभग जेली के जैसा
बहुत ऐसे कह सकते हैं सेमी लिक्विड, यानी ऐसे देख लो कि लगभग जेली के जैसा ये पदार्थ कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो सुनना, सबसे पहले न्यूक्लियस यानी केंद्रक से मैसेज आया कहां पर, इस कोशिका द्रव्य में क्या मैसेज आया कि प्रोटीन का निर्माण करो, प्रोटीन सिंथेसिस करो। ये मैसेज लेकर एक आरएनए आता है जिसे कहते हैं एमआरएनए। एमआरएनए बोले तो मैसेंजर, एम से मैसेंजर, मैसेज करते ना, मैसेंजर आप देखते भी होंगे। तो मैसेंजर मैसेज लेकर आया क्या कि यहां पर प्रोटीन का संश्लेषण करो। अब इस मैसेज को रिसीव कौन करते हैं, यहां पर राइबोसोम पाए जाते हैं। इस साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में राइबोसोम पाए जाते हैं और इनके साथ ही आरएनए भी पाया जाता है। आरएनए के कई प्रकार होते हैं, 3, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। मैसेंजर आरएनए राइबोसोमल, आर से राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन का निर्माण करवाएगा। एग्जैक्टली प्रोटीन का निर्माण नहीं, ये अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। और ये अमीनो अम्ल आपस में जुड़ कर, कौन से बंध से, पेप्टाइड बॉन्ड से, जब आपस में जुड़ेंगे तो जटिल प्रोटीन का निर्माण भी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनमें से ये प्रोटीन का सिंथेसिस बाकायदा हमारी सेल्स में, हमारी ही कोशिकाओं में होता है। कैसे हुआ, एमिनो एसिड का निर्माण हुआ और एमिनो एसिड मिलकर आपस में किसका निर्माण करेंगे, इन प्रोटीन्स का निर्माण करेंगे। तो कहां से हमने देखा कि सेल में से आरएनए और सबसे लास्ट में आपके आ जाता है फिर टीआरएनए। तो सुनना, आगे भी पढ़ेंगे हम। डीएनए का तो मेन फंक्शन होता है जो हमारे वंशागति करना, इनहेरिटेंस, जो माता पिता के लक्षणों को बच्चों में ले जाना, ये तो डीएनए का काम है। आरएनए का काम, मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन संश्लेषण, ये कर रहा है यहां पर एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के आरएनए मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इन अमीनो एसिड का निर्माण करके वो आपस में जुड़कर फिर प्रोटीन बनते। तो चले, हमने अमीनो अम्ल के बारे में तो खूब बातें कर ली, अमीनो अम्लों को जोड़ भी दिया, प्रोटीन भी बन गया। तो प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, हमारे शरीर की शारीरिक वृद्धि और विकास करना। तो क्वेश्चन एक मन में उठता है, क्या प्रोटीन हमें ऊर्जा नहीं देता है क्या? देता है, लेकिन मेन फंक्शन क्या है प्रोटीन का, हमारे शरीर की शारीरिक वृद्धि और विकास करना। तो लिख सकते हैं कि प्रोटीन्स का मुख्य कार्य हमारे शरीर की वृद्धि, ग्रोथ में सहायता करना है। मैंने कहा ना, आपके मस्कुलर डेवलपमेंट करना है, मसल्स बनानी है, तो प्रोटीन्स का इंटेक ज्यादा होना चाहिए। और केवल यही नहीं करता, ऊर्जा भी देता है, लेकिन इसका मेन फंक्शन क्या है, ये इस तरह से ग्रोथ में सहायता करेगा। बाकी इससे भी ऊर्जा तो इससे भी मिलती है, प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। अच्छा, एक और कई बार डाउट होता है, क्योंकि कई जगह मिलता है कैलोरी लिखा हुआ मिलता है, बाकी हमेशा ध्यान रखना किलो कैलोरी ही होता है। ठीक है, कई बार जहां कैलोरी, इवन इंटरनेट पर भी आप सर्च करते हैं तो कई बार क्या होता है, इंटरनेट पर भी कई चीजें गलत भी मिलती हैं। ठीक है, तो 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, तो लिख सकते हैं प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा, एनर्जी प्राप्त होती है। इतनी एनर्जी प्राप्त हो रही है, लेकिन मेन फंक्शन इसका नहीं है।
अब प्रोटीन कितने कितने टाइप के फंक्शंस करता है, ठीक है। अच्छा भाई, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है? अच्छा, वृद्धि और विकास में अंतर पूछ रहे हैं। वृद्धि और विकास देखो, दोनों एक जैसी दिखती हैं सुनने में, लेकिन अलग अलग है। वृद्धि देखो, ग्रोथ, किसी की साइज बढ़ना, और अगर उसमें जैसे बच्चा छोटे से बड़ा हो गया, ये उसके शरीर में वृद्धि हुई है। हाथ छोटे छोटे थे, बड़े हो गए हाथ, वृद्धि हुई है। विकास की बात करूं, इवोल्यूशन की बात करूं, तो सुनना, किसी नई संरचना का निर्माण होना या किसी पुरानी संरचना में कोई परिवर्तन होना। देखो, एक तो होता है साइज का बढ़ना और एक होता है उसकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन होना, ये होता है विकास। जैसे सुनना, बच्चा छोटे से बड़ा हो गया, ये तो हुई वृद्धि। हम बंदरों से मनुष्य बन गए, ये है विकास, इवोल्यूशन, उद्विकास कहते हैं जिसे, ठीक है। तो विकास लगातार चलने वाली क्रिया है और वृद्धि एक निश्चित वृद्धि अवस्था तक ही चलती है, ठीक है। तो बाकी और भी बताएं। विटामिन अभी पढ़ेंगे अपन, विटामिन की खोज वगैरह बात की थी, खोज ल्यूनिन ने की थी, बात करेंगे उसकी भी, ठीक है। जीव जंतु में अंतर क्या है भाई? छोटी छोटी बात है। देखो, जीव क्या होते हैं? जीव की जब बात करते हैं तो उसमें पौधे और जंतु दोनों आते हैं, ठीक है। जीवों में, ऑर्गेनिज्म में पौधे भी आएंगे और जंतु भी आएंगे, एनिमल और प्लांट्स दोनों आएंगे, ठीक है। हाँ, लगभग प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बराबर ऊर्जा देते हैं, फिर भी अंतर क्या है? कार्बोहाइड्रेट आपको तुरंत ऊर्जा देता है, ठीक है। तो आगे बात करें। अच्छा, ये एनर्जी की बात कर ली, और भी कई काम करता है प्रोटीन, ठीक है। तो यहां पर अब मन में आता है, सर क्वेश्चन कैसे बनते हैं? अब देखो, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हर लाइन से बन रहे हैं क्वेश्चन। तो प्रोटीन की इकाई है अमीनो अम्ल। प्रोटीन में कौन से बंध पाए जाते हैं? पेप्टाइड बंध। मनुष्य के शरीर में आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या है 10, 12, 15, 20। कितने प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे शरीर में प्रोटीन निर्माण करते हैं? 20। अच्छा, एक चीज यहां से और उठती है, क्या सभी अमीनो अम्ल जो ये 20 प्रकार के होते हैं, इनके अलावा भी कोई अमीनो अम्ल होते हैं क्या? होते हैं। तो सुनना, अमीनो अम्ल तो खूब प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें से ये जो 20 अमीनो अम्ल हैं, ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन के बारे में सबसे पहले बात करें, बर्जीलियस ने बताया था। प्रोटीन मतलब पहला, सबसे इसका शब्द का मतलब क्या होता है? प्राथमिक, पहला, ठीक है, बर्जीलियस ने बताया। तो अच्छा, प्रोटीन का निर्माण अभी अपन ने देखा था ना, किस तरह से पेप्टाइड बंध बनकर ये अमीनो अम्ल आपस में जुड़ जोड़कर ऐसे प्रोटीन का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो आगे चलें, बीच बीच में आपके नोट्स, आपके जो ये कमेंट्स है वो भी देख लेता हूं। फॉर्मूला किसका बनाना है भाई? किसका फॉर्मूला बनाना चाहते हैं ये तो बताओ। चलें फिर आगे बात करते हैं अपन, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इनके अलावा भी, जैसे मैं बात करूं हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है, और ये आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये हीमोग्लोबिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है। हमारे नाखूनों में, हमारे बालों में, हमारी स्किन में केराटिन पाया जाता है। केराटिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है। अंडा खाते हैं, अंडे में एल्बुमिन होता है, प्रोटीन है। दालें खाते हैं, दालों में प्रोलेमिन्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं। हमारे जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र क्रोमोसोम्स 46 होते हैं ना, उन गुणसूत्रों का निर्माण डीएनए और प्रोटीन से होता है। हर जगह पर प्रोटीन है। हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज बनती हैं, वो भी ये एक प्रकार का प्रोटीन है। यानी रासायनिक प्रकृति में वो भी क्या है? प्रोटीन है। और तो और ये प्रोटीन कई प्रकार का, साइज में, शेप में, अलग अलग प्रकार का। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं, ये बिल्कुल रेशों के जैसी संरचना दर्शाते हैं, रेशेदार प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। तो कुछ ऐसे गोलाकार,
ग्लोब्यूलर प्रोटीन। बात करेंगे हम अलग अलग प्रकार के प्रोटीन कौन से क्या क्या कार्य करते हैं, और जो एंजाइम्स होते हैं ना, एंजाइम्स भाई हिंदी में कह देते हैं जैव उत्प्रेरक, बायोकैटलिस्ट। एंजाइम का काम क्या होता है? किसी भी जैविक अभिक्रिया, किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन की दर, रेट को बढ़ा देता है, बहुत जल्दी करवा देगा। यानी कोई जैविक क्रिया अगर 10 मिनट में हो रही है तो ये एंजाइम उसको 5 मिनट में करवा देते हैं। भाई उत्प्रेरक कैटलिस्ट क्या होता है? उसी कैटलिस्ट को अगर हम हमारी जैविक क्रियाओं में बात करें, क्या कह देंगे? जैव उत्प्रेरक, बायोकैटलिस्ट कह देंगे, एंजाइम। ये क्रियाओं को जल्दी करवा देते हैं। और अधिकांश एंजाइम्स, सबसे ज्यादा बात करें इन एंजाइम्स में, अधिकांश एंजाइम प्रोटीन के ही बने होते हैं। अधिकांश एंजाइम्स किससे मिलकर बने? प्रोटीन से। तो खूब सारे काम हैं, एक एक करके इनकी बात करते हैं, इनकी संरचना देखते हैं और इनके काम देखते हैं। जैसे प्रोटीन के कार्य लिखता हूं, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन के कार्य देखें। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का निर्माण 2 भागों से हुआ है, हीम और ग्लोबिन से। ये ग्लोबिन वाला भाग है एग्जैक्टली, ये अमीनो अम्ल की श्रृंखलाओं से बना हुआ प्रोटीन वाला भाग है। ये हीम वाला भाग, इसमें तो आयरन पाया जाता है Fe+2 अवस्था में। तो हीमोग्लोबिन के रूप में गैसीय परिवहन, गैसियस ट्रांसपोर्टेशन, कैसे गैसीय परिवहन कर रहा है बता देते हैं। गैसियस ट्रांसपोर्टेशन, हीमोग्लोबिन क्या करता है? ध्यान देना, हम जब सांस लेते हैं, ऑक्सीजन फेफड़ों में भर गई, लंग्स में ऑक्सीजन भरी हुई है। अब यहां से फेफड़ों से मेरी बॉडी की हर सेल तक वो ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए, नहीं तो ऑक्सीजन नहीं मिलेंगी तो सेल्स मर जाएंगी, कोशिकाएं मर जाएंगी। इसलिए ये ऑक्सीजन को वहां तक, फेफड़ों से वहां तक ले जाने का काम ब्लड यानी रक्त में उपस्थित होती है आरबीसी, और आरबीसी के अंदर होता है ये हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन को अपने साथ बांध लेता है एक तरह से, और जैसे ही वो दूसरे कोशिका तक पहुंचेगा, ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को क्या कर देगा? छोड़ देगा। ऑक्सीजन को ले लेती है कोशिकाएं, सेल्स, बदले में क्या दे देती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वापस आता हुआ हीमोग्लोबिन इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी लाता है। तो ऑक्सीजन को ले जाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लाना, हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे तरीकों से भी फेफड़ों तक पहुंचती है, लेकिन हीमोग्लोबिन भी इसमें सहायता जरूर करता है। तो गैसों को आना ले जाना। और देखें, और बात करें, और कार्य करते हैं। देखें, भोजन संग्राहक यानी फूड स्टोरेज, जैसे देखें अंडे में एल्बुमिन, अंडे में एल्बुमिन, दालों में प्रोलेमिन्स, अनाजों में अनाज सीरियल्स, अनाजों में ग्लूटेलिन्स,
मटर में बात करें तो फेसियोलिन, दूध में बात करें तो केसिन प्रोटीन, दूध में केसिन प्रोटीन। तो फूड स्टोरेज यानी भोजन के रूप में भी, पोषक पदार्थ के रूप में भी हमने देखा अंडे में एल्बुमिन, दालों में प्रोलेमिन्स, अनाजों में ग्लूटेलिन्स, मटर में फेसियोलिन, दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। तो आपको पोषण देने का काम भी कर रहा है प्रोटीन। और आपके, मैंने बताया ना, एंटीबॉडीज जो आपके शरीर में होती है, आपको रोगों से बचाती है, इनका निर्माण भी प्रोटीन से होता है। लिख लेते हैं। अच्छा, ये आपको कई बार कई जने कहते हैं सर स्क्रीनशॉट लेना होता है हमें, तो ले लिया करो भाई, स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो। फिर भी आपको जैसे लिखते समय बोलता भी रहता हूँ, मैं डिक्टेट भी करता रहता हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, याद नहीं रहता तो बार बार पढ़ो। एक बार में पढ़ने से याद हो जाता तो फिर हर कोई एग्जाम पास कर लेता। चलें आगे अपन देखते हैं, अगले कार्य की बात करते हैं। ये प्रोटीन्स एंटीबॉडी निर्माण कर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बोले तो इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। ये हो गया। कई जानवरों में प्रोटीन उनके सुरक्षा के लिए भी, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी जरूरी है। जैसे सांप में, बिच्छू में जो उनके डंक में या सांप के काटने में जो जहर होता है, प्रोटीनीय प्रकृति का होता है, प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, लिख सकते हैं। कई जंतुओं में, एनिमल्स में पाए जाने वाले विष या पॉइजन भी प्रोटीन से बने। और तो और ये जो अभी कोविड-19 या दूसरे भी वायरस की बात करूं, वायरस का जो बाहरी आवरण होता है, आपने ये कोविड-19 का ऐसा, वायरस का ऐसा कुछ डायग्राम देखा होगा कई बार, ये इस तरह से, और इसके ऊपर कुछ इस तरह से संरचनाएं बनी हुई रहती है, इस तरह से दिखाते हैं ना। ये वाकई में ये जो संरचनाएं जो उभरी हुई हैं, ये वाकई में है क्या? प्रोटीन स्पाइक है। स्पाइक क्या होता है? वो तिकोनी कोई चीज जो उभरी हुई। कई जने वो स्पाइक हेयर का स्टाइल रखते हैं ना, बिल्कुल आगे से ऐसे तीखे तीखे खड़े रहते हैं, मुर्गे के जैसे बाल, तो उनमें भी ये स्पाइक सेम ऐसे ही। यहां पर ये जो वायरस है, वायरस का जो बाहरी आवरण है, इसका निर्माण भी ये प्रोटीन से होता है। इवन यहां पर जो अभी हम टीके भी बना रहे हैं कोविड-19 के खिलाफ, उनमें कई जने इस प्रोटीन स्पाइक का प्रयोग करके टीके का निर्माण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रोटीन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी सहायता करता है। ठीक है, क्राउन की तरह दिखता है ये, बिल्कुल जो अपन ने देखा ना बाहर बाहर, ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है, मुकुट के समान। ठीक है, तो ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन जैसे लाल रंग का, बिल्कुल। ठीक है, कैरोटीन नहीं, ध्यान रखना, कैरोटीन और किरेटिन दोनों में अंतर है। देखो, कैरोटीन तो वो वसा में पढ़ा था अपन ने, और किरेटिन हम यहां पढ़ रहे हैं।
ठीक है, कीरेटिन यहां पर है, कैरोटीन वहां पर होता है, वसाओं में पढ़ा था, बीटा कैरोटीन जिसकी अपन ने बात कही थी। सेल भी बात करेंगे, अभी आहार पोषण कर लेते, सेल भी कर लेंगे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं और प्रोटीन के कार्य देखें। देखो कि विभिन्न शारीरिक संरचनाओं के निर्माण में, विभिन्न शारीरिक संरचनाओं, बॉडी स्ट्रक्चर्स के निर्माण में जैसे, ध्यान रखना केराटिन और कैरोटीन अलग अलग है, ठीक है। वायरस में ध्यान रखना, वायरस में जो बाहरी आवरण होता है उसमें मुख्य पदार्थ क्या होता है, जिसे कैप्सिड कहते हैं। आवरण जो क्या कहलाता है, कैप्सिड। किससे बना होता है, मेनली प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। चलें आगे बात करें फिर। तो जैसे बाल, नाखून, जंतुओं के सींग, एनिमल्स जैसे गाय वगैरह में देखते हैं ना सींग, खुर, उनके पैरों में जो खुर होते हैं, आदि कीरेटिन प्रोटीन से बने। कीरेटिन से बने होते हैं। और भी आगे कार्य लिखवा रहा हूं प्रोटीन के। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन्स से बने। पूरे जीव जगत में, यानी जंतु और पौधों दोनों की बात कर रहा हूं, पूरे जीव जगत में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन रूबिस्को प्रोटीन है। और अगर मैं केवल जंतुओं की बात करूं तो जंतुओं में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कोलेजन है, हमारे अंदर भी पाया जाता है। लिखते हैं कि पूरे जीव जगत जिसमें पौधे और जंतु दोनों आ जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन रूबिस्को प्रोटीन होता है। अच्छा, रूबिस्को पौधे और जंतु दोनों मिला लिए। ओवरऑल पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा है, ये रूबिस्को। अगर पौधों को, प्लांट्स को एक साइड में हटा देता हूं और मैं केवल बात करता हूं जंतुओं में, तो जंतुओं में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन के बारे में लिखवा रहा हूं, उससे पहले आप लोग कमेंट्स करके ये रूबिस्को का पूरा नाम बता दीजिए, ठीक है। रूबिस्को का पूरा नाम बता दीजिए तो आपके कमेंट्स में देख लूंगा, ठीक है। बाकी तब तक मैं जंतु जगत में जो प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता उसका नाम लिख रहा हूं। रूबिस्को का नाम मैं भी बताऊंगा, आप जब तक आंसर कर सकते। जंतुओं में यानी केवल एनिमल्स की बात कर रहा हूं। एनिमल्स में
सबसे ज्यादा मोस्ट न्यूमरस, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन ये होता है कोलेजन प्रोटीन। अच्छा भाई, रुबिस्को का पूरा नाम बताया क्या किसी ने? रुबिस्को का पूरा नाम चलें बता देता हूं। रुबिस्को का पूरा नाम, रुबिस्को का पूरा नाम मैं लिख रहा हूं, राइबोलोज बाइफॉस्फेट राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये पूरा नाम राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है। बिसफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट भी कह देते, ठीक है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है। 1,5 दो इसकी जो पोजीशंस हो जाती है, ठीक है। बट अगर ये भी लिख देते 1,5 बेटर है, बिल्कुल ज़्यादा करेक्ट है 1,5, बट ये भी लिखेंगे तो भी सही है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है। तो बाकी अभी देखो, अभी जो एक्चुअली होता क्या है, कई बार जो पढ़ा रहे हो उस पर ध्यान नहीं, दूसरे की पूछ रहे हैं कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री, तो भाई उनका भी टाइम आएगा। जनरल साइंस में बायो फिजिक्स केमिस्ट्री टेक भी तो है, टेक्नोलॉजी भी तो है, वो भी कर लेंगे अपन, ठीक है। तो आगे बात करें तो ये सभी होगा तो कंप्लीट, भाई सिलेबस में तो कंप्लीट ही पढ़ना है हमें। चलिए वेरी गुड, कईयों ने आंसर दिया, वेरी गुड। चले आगे बात करते हैं। तो ये रुबिस्को, केवल अगर बात करूं इस रुबिस्को की, पूरे जीव जगत में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, और अगर मैं बात करूं केवल एनिमल्स में, तो फिर सबसे ज़्यादा कौन सा है, ये कोलेजन प्रोटीन होता है। इनके अलावा भी हमने देखा कई प्रकार के अलग अलग प्रोटीन्स थे, जैसे अगर प्रोटीन के साथ लिपिड जुड़ गया, लिपोप्रोटीन्स, प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ गए, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये कई बार क्या होते हैं, जैसे हम बात करते हैं एंटीजन वगैरह, जो हमारे ब्लड ग्रुप, यानी जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसका निर्धारण आरबीसी की सतह पर कुछ एंटीजन पाए जाते हैं उनसे होता है। इनका भी निर्माण ये प्रोटीन से होता है। तो प्रोटीन की विविधता बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा विविधता वाला जैव अणु कौन सा है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन की ऐसी कुछ खासियत लिख लेते हैं। सर्वाधिक विविधता, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी वाला जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल प्रोटीन है। और भी बात करें लिख सकते हैं कि मछली, मछली में सभी प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, इसलिए ये प्रोटीन की या प्रोटीन का अच्छा स्रोत, सोर्स, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन
इनके अलावा भी हम देखें कि भाई केवल ऐसे नहीं कि मछली, बाकी भी देखें अंडा, अच्छा अंडा वैसे बताऊं, कच्चा अंडा नहीं खाना चाहिए। अब कईयों के मन में आएगा सर कई जने कच्चे अंडे खाते हैं, दूध में डालकर पीते हैं, जो पहलवानी करते हैं, तो ध्यान रखना जो भी कच्चा अंडा खाता है उसको दूसरा सप्लीमेंट जरूर लेना पड़ता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि कच्चा अंडा क्यों नहीं खाना चाहिए, कच्चा अंडा खाने से नुकसान क्या है। ठीक है, अंडा खाना चाहिए बॉईल करके या किसी भी तरह से, दूसरी तरह से खा सकते हैं उसको, लेकिन कच्चा अंडा नहीं खाना चाहिए, उसके नुकसान हैं। तो नुकसान क्या है ये बता सकते हैं। ठीक है आगे बात करें तो ये अंडा हुआ, दालें, सोयाबीन, मूंगफली, भाई मूंगफली में वसा भी और प्रोटीन भी, जैसे पदार्थों में, या और भी लिख लें स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना ये शैवाल होती है, कवक, सॉरी एल्गी, स्पाइरुलिना आदि में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा, प्रचुर एबंडेंट प्रचुर मात्रा। स्पाइरुलिना का प्रयोग तो अंतरिक्ष यात्री भी करते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं अंतरिक्ष में जाते हैं, वो अंतरिक्ष यात्री इस स्पाइरुलिना क्लोरेला नामक शैवालों का, इनका प्रयोग करते हैं। हल्की होती है, ऑक्सीजन भी दे रही है, और साथ साथ खाने, जब तक उनको उगाया वहां पर अंतरिक्ष यान में इनको उगाते हैं, बाकायदा उगाया तो इन्होंने ऑक्सीजन दी, ऑक्सीजन का प्रयोग किया, और जब मन किया भूख लगी खा भी लिया। ठीक है, तो अंतरिक्ष का फूड है बिल्कुल, और अंतरिक्ष फूड यहां पर क्लोरेला भी आ जाएगा। ठीक है, मशरूम में भी बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, मशरूम भी बहुत अच्छा स्रोत है। ठीक है, मशरूम भी लिख सकते हैं, मशरूम। इधर अगर बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में ये पश्चिमी राजस्थान, जालोर, इस तरफ जो मरुखुम्बी पाई जाती है वो तो प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, आजकल खूब मिलती है ये। ठीक है, आगे बात करें कि प्रोटीन की कमी, प्रोटीन की कमी से रोग, प्रोटीन की कमी से रोग की बात करते हैं। प्रोटीन की कमी से हम जो रोग देखते हैं सामान्यतः, जैसे दो मुख्य रोग हमारे सामने आते हैं, मेरेस्मस और क्वाशियोरकोर। मेरेस्मस की बात करूं तो 1 साल तक के बच्चों में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो गई, 1 साल तक के बच्चों में मेरेस्मस कहलाएगा। और 1 साल से ज्यादा उम्र से लेकर 5-6 साल तक के बच्चों में प्रोटीन की कमी, अब कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, केवल प्रोटीन की कमी से हम देखते हैं क्वाशियोरकोर रोग हो जाता है। तो मेरेस्मस और क्वाशियोरकोर में कभी कंफ्यूज मत होना, बता दूं मेरेस्मस प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की कमी, और इसका भी 1 साल तक के या 1 वर्ष की उम्र तक के बच्चों में, 1 वर्ष तक के बच्चों में और दूसरी बात करें क्वाशियोरकोर की, ये 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में
प्रोटीन की कमी, प्रोटीन की कमी से। तो मेनली ये मेरास्मस क्वाशोरकोर के बारे में क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, मेरास्मस और क्वाशोरकोर में छोटा सा अंतर वो क्या था, ये अंतर, मेरास्मस में तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी है, 1 वर्ष तक के बच्चों में देखी जाती है, जबकि क्वाशोरकोर 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में, और इनमें प्रोटीन की कमी होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके बात हुई प्रोटीन्स की। मेन फंक्शन इनका ऊर्जा देना नहीं था, लेकिन हमने देखा था लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रति ग्राम से देते हैं। तो बाकी जो विटामिन, खनिज, लवण वगैरह हैं उनकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।